हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर मार्केट इंडिया। आज हम देखेंगे कि फिनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट क्या होता है और इसको जानने की कोशिश करेंगे। 15 साल पीछे जो है अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे देखिए कि शेयर मार्केट के बारे में एक जनरल पब्लिक को जो है बहुत ज़्यादा नहीं पता था। जो लोग शेयर मार्केट में एक्टिव थे उनको तो सारे फंडामेंटल्स बेसिक्स सारे क्लियर थे, बट एक जनरल टर्म जो है शेयर मार्केट लोगों को पता तो था, बट उसके बारे में कैसे ट्रेड करते हैं, शेयर मार्केट होता क्या है, एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, स्टॉक एक्सचेंज, और इसमें ट्रेडिंग कैसे करते हैं, अकाउंट कहाँ ओपन करते हैं, और इनसिक्योरिटी थी, इंटरनेट एक्सेस भी सबके पास नहीं था। तो ये जो है फिनेंशियल इलिटरेसी जो था लोगों में फैला हुआ था। लेकिन अभी जो है पोस्ट कोविड देखा जाए तो एक शेयर मार्केट जो है एक जनरल पब्लिक के पास जो है एटलीस्ट वर्ड पहुंच गया है कि शेयर मार्केट कुछ होता है। सभी लोग जानते हैं यूट्यूब के माध्यम से, जहां से भी उन्होंने इस चीज़ को जाना है, तो सभी लोग ये बात तो जानते हैं कि शेयर मार्केट होता है जहां पे पैसे इन्वेस्ट करे जाते हैं और कुछ वहां पे रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर आपको शेयर मार्केट के सारे बेसिक्स फंडामेंटल्स अगर क्लियर नहीं है तो आपके लिए दिक्कत हो सकता है शेयर मार्केट में ट्रेड करना। ठीक है, तो इसी क्रम में देखा जाए तो आज हम आपके लिए एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं। इसमें फिनेंशियल मार्केट लिटरेसी का है और इसमें जो है कुछ बेसिक टर्म्स और फंडामेंटल्स जानने की कोशिश करेंगे। जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात, और जो लोग नहीं जानते हैं उनको एटलीस्ट ये सब जानना चाहिए। अदरवाइज ट्रेडिंग करने में, सारी बातों को अंडरस्टैंड करने में आपको दिक्कत होती है और आप जो है अपने डिसीजन मेकिंग में जो है थोड़ा सा आप अपने आप को इनसिक्योर पाते हैं। तो ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं और ये सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, मार्केट्स एंड फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। और ये पूरा सीरीज होगा, प्लेलिस्ट हम अलग से इसको बना देंगे, उसमें पूरा सीरीज होगा और इसमें सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो मार्केट्स एंड फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में हम डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, क्यों करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म करना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो ये क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। फिर स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, ठीक है, तो इसके बारे में भी देखेंगे। सिक्योरिटीज़ क्या होती है, कैसे इसमें ट्रेड करा जाता है, इसको भी देखेंगे। फिर रेगुलेटर्स क्या होते हैं स्टॉक मार्केट्स में, कितने टाइप के रेगुलेटर्स होते हैं, इनके रूल्स क्या होते हैं स्टॉक मार्केट को लेकर के। ठीक है, और पार्टिसिपेंट्स देखेंगे कि सिक्योरिटीज़ मार्केट में जो है कितने तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, क्लाइंट होते हैं, तो ये सब सारा जो है मीडिएटर होते हैं। तो ये सब सारा जो है हम लोग इस मार्केट्स एंड फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है। तो सभी लोग पैसे अर्न करते हैं जो लोग इस काबिल हैं और उस पैसे को खर्च भी करते हैं। ठीक है, तो आप अपने मनी का कुछ पार्ट जो है कहीं स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं, और जो रेस्ट पार्ट बचा होता है उसको किसी न किसी रूप में आप सेव करते हैं कि फ्यूचर में अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो हम इसको स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि ये आप सेविंग्स जो है जो भी रखे हुए हैं, उस सेविंग्स पे अगर आपने पोटली या बॉक्स में कहीं बंद करके रख दिया और 2 ईयर बाद जो है आप उसको ओपन करते हैं, तो उससे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो जो करेंसी है, ठीक है, उसकी कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। मतलब कि वो नोट्स जिस पे 500 रुपीज़ लिखा हुआ है तो वो 500 वैल्यू ही रहेगा। अगर वो नोट्स की जगह कॉइन होता और आयरन का कॉइन होता तो आयरन के रेट से बढ़ता, बट अगर वो कॉइन जो है अगर गोल्ड का होता, सिल्वर का होता, तो उसकी कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू होती, जो उस पर स्टैम्प्ड जो 500, 100, 10 रुपीज़ या जो कुछ भी लिखा हुआ है उसके अलावा जो है उस मेटल का खुद का वैल्यू होता। ठीक है, क्योंकि वो मेटल से बना हुआ है गोल्ड का, जिसके मार्केट में जो है कुछ वैल्यू होती है, तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती। तो अगर आप पोटली में बांध के रखे भी रहते तब भी जो है उसको इन्वेस्ट करने की कहीं ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो मेटल का जो है प्राइस बढ़ते जा रहा था तो वो आपका बढ़ता रहता। बट जब करेंसी नोट्स आप लेकर के देखते हैं मार्केट में तो उसका तो कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है नहीं, वो पेपर है, उस पर लिखा हुआ जो लिखा हुआ है कि 500 मैं आपको वचन देता हूँ अदा करने का,
आरबीआई के गवर्नर द्वारा, तो वो जो है उसकी वैल्यू है। तो उस पीस ऑफ पेपर का जो वैल्यू जो आरबीआई गवर्नर ने आपको जो है वहाँ पे प्रॉमिस किया है वही होता है, ठीक है। तो अगर जो है आप उस पीस ऑफ पेपर को कहीं इन्वेस्ट करें या कहीं कुछ ऐसा प्रोसेस करें जिसके वजह से जो है आपको उस जो मनी है आपका उस पर कुछ रिटर्न मिले, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा भी प्रोसेस करें, कुछ भी करें, कहीं लोन दे सकते हैं या कुछ भी इस तरह का अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं किसी भी एक अंडरस्टैंडिंग की वजह से, ठीक है। तो जो भी उस पर रिटर्न आपको मिलेगा तो वो आपका इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। मीन्स आप मनी अगर कहीं पे किसी प्रोसेस में आप उसको इन्वॉल्व करते हैं और उस पर आपको कुछ रिटर्न मिलता है तो इसी को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। कई तरह से हो सकते हैं, आगे देखेंगे हम इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक माइंड में ये आता है कि जो हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो जो आपका जो रिसोर्स है, जो आपकी एसेट है, अगर वो ऐसे ही आपने रखा हुआ है तो उस पर कुछ मिलने वाला है नहीं, लेकिन आप उसको किसी तरह से प्रोसेस में ऐड कर देते हैं, किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व कर देते हैं जिससे आपको उस पर कुछ रिटर्न वैल्यू मिलता है, तो इसलिए आपको अपने रिसोर्स का जो है इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको कुछ तो मिल जाएगा, आपके पास एम मनी है तो एम प्लस समथिंग तो मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट गोल ये होता है कि मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई स्पेसिफिक गोल है, ठीक है, और उसके लिए तो आपको सम ऑफ मनी चाहिए। तो वो सम ऑफ मनी को आप जो है कैसे गैदर करेंगे, कैसे कलेक्ट करेंगे, तो आप इसके लिए भी जो सम ऑफ मनी बनाने के लिए भी जो है आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और वो धीरे धीरे करके वो सम ऑफ मनी आ जाता है और वो आपका स्पेसिफिक गोल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटीज़ की वजह से जो है किसी तरह का आपको एक्सपेंसेस जो है करने पड़ जाते हैं, हो सकता हो कि कुछ ऐसा हो जाए, इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी हो गया या बहुत सारे रीज़न होते हैं, ठीक है। तो ऐसे अनसर्टेनिटीज़ से जो है क्योर करने के लिए, अनसर्टेनिटीज़ को जो मीट करने के लिए आपके पास जो है कुछ मनी आप प्रोविज़न करके रखेंगे, तभी तो उसको अनसर्टेनिटीज़ को जो सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये तो एक लेमैन की भाषा हो गया, ठीक है, कि हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। बट कुछ हम इकोनॉमिकल टर्म में देखते हैं, इकोनॉमिक्स के टर्म में, कि क्यों करना चाहिए हमें इन्वेस्ट। तो सबसे फर्स्ट रीज़न ये आता है कि जो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन जो है उसको मीट करने के लिए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पहले तो इन्फ्लेशन क्या होता है। तो मार्केट में जो है गुड्स एंड सर्विसेज है और उसका एक जनरल लेवल ऑफ प्राइस है, ठीक है। तो एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर हम कंसीडर करते हैं हाइपोथेटिकल, ठीक है, और उस गुड्स एंड सर्विसेज का जो है एक जनरल लेवल का प्राइस जो है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, इन फ्यूचर 1 ईयर 2 ईयर जो भी है। तो उसमें अगर वो बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है जिसको आप डेली यूज करते हैं, तो उसका अगर जनरल लेवल प्राइस जो है वो इंक्रीज कर जाता है आज के टाइम में, आज के डेट में, आज के डेट के रिस्पेक्ट से देखा जाए तो उसको जो है हम एक इन्फ्लेशन बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें इन्फ्लेशन में आप एक बेस ईयर सेलेक्ट करते हैं और इस बेस ईयर के रिस्पेक्ट में आप आने वाले ईयर में देखते हैं कि जनरल लेवल ऑफ प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितना इंक्रीज किया, ठीक है। तो इसको परसेंटेज के फॉर्म में देखते हैं कि कितना परसेंट जो है एक मार्केट प्राइस जो है इंक्रीज करा है। तो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन जो है कैसे इम्पैक्ट करता है आपके परचेजिंग पावर को। मान लीजिए आपके पास जो है आज के टाइम में 100 रुपीज़ है, तो 100 रुपीज़ में आप जो है 10 यूनिट कोई भी प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, बट ये 100 रुपीज़ 2 ईयर आफ्टर जो है फ्यूचर में ये तो 100 का 100 ही रहेगा, बट वो जो गुड्स आपने जो भी ख़रीदा है, जो प्रोडक्ट आपने ख़रीदा है, उसकी प्राइस तो बढ़ जाएंगे। तो आपका जो परचेजिंग पावर आज के टाइम में इस 100 रुपीज़ से था, वो आफ्टर 2 ईयर जो है ये परचेजिंग पावर आपके पास नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये ड्यू टू कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन।
तो आप अपने रिसोर्स को अगर ऐसे ही कहीं पोटली में बांध के रखते हैं तो उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बट अगर कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन ही आपको अगर एडजस्ट करना है तो एटलीस्ट उसके लिए आप इन्वेस्ट कर लीजिए कि जो परचेजिंग पावर आज के मनी जो आपके पास है उसका है, वही परचेजिंग पावर आफ्टर 2 ईयर भी हमारे उस मनी का हो। एटलीस्ट इसके लिए आपको इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन की वजह से आपका जो मनी का वैल्यू था वो डिक्रीज होता चला जाएगा, मतलब आपकी परचेजिंग पावर घटती जाएगी। तो इसलिए आपको आपके एसेट को इन्वेस्ट करना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपने इन्वेस्ट किया तो उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है, और रिटर्न को किस फॉर्म में देखते हैं, तो रिटर्न को जो हम उसको एक परसेंटेज के फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, कि आपने जो अगर 100 रुपीज़ लगाया तो आफ्टर 2 ईयर आपको कितना रिटर्न मिला। ठीक है, मान लीजिए आपको 6% रिटर्न मिला, तो आपका जो है पर एनम के हिसाब से 6% रिटर्न मिला तो 112 रुपीज़ आपके आफ्टर 2 ईयर हो जाएंगे, अगर कंपाउंडेड इफेक्ट उसमें ऐड नहीं है तो। ठीक है, तो इस इन्फ्लेशन को कैसे जो है वो आपके जो मनी पे वो कैसे इम्पैक्ट करता है, इसको इस तरह से समझते हैं कि मान लीजिए कि आपका जो है रिटर्न रेट जो है आपका अगर जो है 8% है, 8% के अकॉर्डिंग जो है आपका रिटर्न बन रहा है, और इन्फ्लेशन जो है वो 6% चल रहा है, तो जनरल लेवल ऑफ प्राइस जो है गुड्स एंड सर्विसेज का 6% से बढ़ रहा है, और आपके मनी का जो वैल्यू है वो 8% से बढ़ रहा है। तो जो रियल रेट ऑफ रिटर्न है वो आपका 2% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका रिटर्न है उस पर इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना पड़ता है। इसको एडजस्ट करने के बाद अगर आपका पॉजिटिव कुछ निकल के आता है तो वो आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न होता है। अगर जीरो आता है तो आपका परचेजिंग पावर सेम बना हुआ है, बट अगर कुछ पॉजिटिव आता है तो आपका परचेजिंग पावर कुछ ऐड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर नेगेटिव आता है तो आपका परचेजिंग पावर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आपका एक इन्वेस्ट करने से पहले आपको देखना चाहिए कि इन्फ्लेशन जो हमारा है उससे एटलीस्ट उससे ज़्यादा हम रेट ऑफ रिटर्न जो है कुछ हमको मिले, इस तरह से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें अभी रेट ऑफ रिटर्न में आपको टैक्सेस भी देने हैं, जहाँ भी जिस भी प्रोसेस में आप उस पैसे को जो इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ बहुत तरह के टैक्सेस होते हैं। तो टैक्सेस के बाद जो रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलना है उसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट होगा, उसके बाद रियल रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है आपको एटलीस्ट आपके जो एसेट है, जो मनी है, उसकी वैल्यू को जो है एटलीस्ट उसी पैर में रखने के लिए, उसी पार में रखने के लिए, उसी पैरेलल में रखने के लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इन्वेस्टिंग कब से स्टार्ट करना चाहिए। तो इन्वेस्टिंग जो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको शुरू कर लेना चाहिए इन्वेस्टिंग, क्योंकि जितना ही जल्दी आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही टाइम जो है आपको मिलेगा आपके मनी को ग्रो करने के लिए। ठीक है, और कंपाउंडिंग इफेक्ट अगर लगेगा तो उसमें तो और ही ज़्यादा टाइम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू कर लेना चाहिए, बट आपको बेसिक एंड फंडामेंटल्स पता होना चाहिए। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है या कंपाउंडिंग क्या होता है, तो पर एनम के अकॉर्डिंग जो है जो भी रेट है आपका, जो एक एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट के तौर पे जो भी आपको मिलने वाला है पर एनम जो है वो एक्युमुलेट होगा, फिर उस पे जो है टोटल पे जो आपका प्रिंसिपल और प्लस जो रिटर्न मिल रहा है वो कंपाउंड होगा, और उस कंपाउंड पे फिर से जो है जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो है जो इंटरेस्ट रेट होगा उस पे आपको जो वो रिटर्न काउंट करा जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक गोल्डन रूल कहा जाता है, 3 गोल्डन रूल है कि इन्वेस्ट अर्ली, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। इन्वेस्ट रेगुलरली, आप रेगुलर इन्वेस्ट करें, सेकंड पॉइंट ये था। और थर्ड पॉइंट ये था कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। थर्ड पॉइंट में आप अपने ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ट्रेडिंग और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ही करना चाहिए, उसमें ज़्यादा जो है आपको स्ट्रेस भी नहीं रहता है,
और अगर आपने सही सेलेक्ट किया है तो रिटर्न भी आपको अच्छा खासा मिलता है। ठीक है। वॉरेन बफे जो है एक इन्वेस्टर हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैंने फर्स्ट टाइम जो है 11 ईयर ओल्ड था, उस समय मैंने पहली बार जो इन्वेस्ट किया था, बट वो भी मैं लेट किया था। तो इनका कहना है कि वो भी लेट था। तो इससे आप समझ जाइए कि आपको जो है इन्वेस्ट कितना जल्दी शुरू कर देना चाहिए। ठीक है। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको आप केयर करना चाहिए, उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो आपको जो है, जो भी आपका मनी है, सिक्योरिटी फर्स्ट है, उसको सेफ्टी उसका होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। तो सबसे पहले तो जो है इन्वेस्ट अगर करने जा रहे हैं तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आप वो रिटन डॉक्यूमेंट्स जो है उसको ज़रूर लें। ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है कि आप उस जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको अच्छे से पढ़ें और उसको समझें क्या उसमें लिखा है। ठीक है। तो ये आपका सेकेंड पॉइंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो इन्वेस्टमेंट है उसमें जो लेजिटमेसी है उसको जो है आप वेरीफाई करें। जो भी उसमें जो है लेजिस्लेटिव है और जो भी कानून है उसमें उससे रिलेटेड टर्म्स हैं उसको जो है वेरीफाई ज़रूर करें। ठीक है। और जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाले हैं, कॉस्ट आपका क्या क्या लगने वाला है, इसको ज़रूर पता करें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। ठीक है। आपके इन्वेस्टमेंट का जो प्रोफाइल है उस पर क्या रिटर्न मिलने वाला है, ठीक है, उसमें क्या रिस्क है, इस सारे पॉइंट्स को जो है असेस ज़रूर करें। आपको इन्वेस्ट करने से पहले ये सब कर लेना चाहिए। ठीक है। और अगर इन्वेस्टिंग है तो आपको सबसे पहले तो उसका जो है सेफ्टी एस्पेक्ट देखना चाहिए। आप कहीं भी तो ऐसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते कि वो कंपनी रन हो जाए, बैंकरप्सी हो जाए बैंक, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए। और लिक्विडिटी होना चाहिए कि मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, आपने जो है इन्वेस्ट किया है, तो जब आपको ज़रूरत पड़े तो वो पैसे जो है आपके काम आ जाएं। आप जाए, जो भी इन्वेस्टर है जहाँ भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो वहाँ पे जाएं तो आपको वो पैसा मिल जाए आपके काम आने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो आपका गोल है, स्पेसिफिक गोल है, उस स्पेसिफिक गोल से रिलेटेड होना चाहिए आपका इन्वेस्टमेंट। ठीक है। उसके लिए उचित होना चाहिए कि हाँ हमारा ये गोल है और ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आप इन्वेस्ट करिए। नेक्स्ट ये है कि आपको जो भी इन्वेस्टिंग आप करते हैं तो आपको अलग अलग जो है इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी भी देखते रहना चाहिए। ठीक है। कंपेयर करना चाहिए कि जो भी अवेलेबल अदर इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें कंपेयर करिए, डिटेल्स देखिए, तो इससे आपको कुछ और नए जो है अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि जो भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर कहीं आपको इससे बेटर जो है इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ पे ज़रूर इन्वेस्ट करें। और इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आप जो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, जिस भी डीलर के साथ या जिस भी जहाँ भी कर रहे हैं आप जो है ये डील कर रहे हैं, तो वो ऑथराइज्ड इंटरमीडियरीज होना चाहिए। अदरवाइज आप इस समय देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा जो स्कैम्स हो रहे हैं अलग अलग तरीके के, तो आप इस पे जो है ज़रूर पॉइंट को ध्यान में रखें। और जो भी क्लैरिफिकेशन है इंटरमीडियरीज के बारे में, ठीक है, उसके जो है आप उसको पता करें। और इन्वेस्टमेंट है उसको भी पता करें कि इसमें क्या क्या क्लैरिफिकेशन है, इसको ज़रूर जानें। अगर आपको लगे कि हाँ हम कंफर्टेबल अपने आप को पा रहे हैं इनके सारे जो क्लैरिफिकेशंस करने के बाद जो है, तब आप जो है उनसे इन्वेस्ट करें। अगर आपको कन्विंसिंग नहीं लगता है तो आप उसको इन्वेस्ट करने से रिफ्यूज कर दें, क्योंकि आपका पैसा है, लॉस आपका होना है। ठीक है। तो ये आपका एक सोल डिसीजन होना चाहिए। और जो भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसके बाद भी जो है आपको अपॉर्चुनिटी कहीं कहीं देखते रहना चाहिए कि अगर कुछ यहाँ पे जो हमने इन्वेस्ट किया है वहाँ पे कुछ अगर जो है दिक्कत होती है, कुछ भी रॉन्ग्स होते हैं, तो एटलीस्ट वहाँ से हम अपने मनी को निकाल करके कहाँ और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से प्रोविजनिंग आपको करते रहना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे इन्वेस्टिंग के पहले आपको ये सब सारे पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए। अब नेक्स्ट ये हम देखते हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है। तो अगर आप जो है कहीं पे मनी बोरो करते हैं तो आपसे एक्सपेक्टेशन तो ये होता है कि आप जो है उसको पे करेंगे। ठीक है। और पे करेंगे
तो आपने उस रिसोर्स का यूज किया है तो कुछ आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा, क्योंकि वो रिसोर्स किसी और का था, आपने बारो किया, उसको यूज किया, तो यू आर एक्सपेक्टेड टू पे समथिंग। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट होता है। जो बारोवर आप हैं, अगर जो आपने कुछ भी बारो किया है तो उस पर जो चार्ज किया जाता है वो इंटरेस्ट होता है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ये आपको जो है एक परसेंटेज फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं कि मान लीजिए कि आपको एसेट ए मिलता है और उस पे जो है आपने एसेट ए प्लस समथिंग कुछ आप जो है पे कर रहे हैं बैक, तो आपको जो भी मिलने वाला है प्लस, तो वो आप ए पे जो है परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकालेंगे कि कितने परसेंट जो है आपने एक्स्ट्रा पे किया है। ठीक है, तो ये जो है आपका इंटरेस्ट रेट हो जाता है। जिस रेट पे आप पे करते हैं वो फर्स्ट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से एक रेट डिफाइन होता है कि जो है आपसे हम इतना जो है इंटरेस्ट रेट लेंगे। तो ये इंटरेस्ट रेट जो है या तो फिक्स हो सकता है टर्म ऑफ लाइफ ऑफ लोन, जब तक लोन रहेगा तब तक, या तो वो वेरिएबल हो सकता है। जैसे कंपाउंडिंग में क्या है, फिक्स है, बट वो पर एनम जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कंपाउंडिंग करते हैं पर एनम, उसके बाद वो इंटरेस्ट रेट फिर लगता है। या तो सिंपल जो इंटरेस्ट रेट होता है पर एनम के अकॉर्डिंग, या तो टर्म्स ऑफ लोन जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट रेट क्या होगा। तो मार्केट में जो है डिफरेंट टाइप्स के इंटरेस्ट रेट हैं, जिस तरह की बोरोइंग है उस तरह की रेट है। तो जो बैंक्स होते हैं वो अपने डिपॉजिटर्स को कुछ रेट ऑफ़र करते हैं कि हम आपने अपना जो है मनी हमारे साथ डिपॉजिट किया है तो हम आपको ये इस इंटरेस्ट रेट पे आपको पे बैक करेंगे। ठीक है, अगर वो लेंड करते हैं तो वो कुछ और अपना रेट रखते हैं, तो वो लेंडिंग रेट हो जाता है। गवर्नमेंट जो है वो आपको बॉन्ड के थ्रू जो है आपसे बोरो करती है तो उसका कुछ अलग रेट होता है। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो किसी और रेट से आपको बोरो करेंगी। ठीक है, तो वो उनका अपना एक रेट होगा। ठीक है, तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप के सिक्योरिटीज़ हैं जो आपको जो है ऑफ़र करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और उनका अलग अलग अपना रेट होता है जो आपको पे बैक किया जाता है। तो इंटरेस्ट रेट को कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं, तो कुछ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जो इस इंटरेस्ट रेट को जो है गवर्न करते हैं। आइए उसको देखते हैं। डिमांड ऑफ मनी, तो मार्केट में जितने भी मनी है, ठीक है, वो बैंक के पास, इन्वेस्टर के पास, तो उसमें डिमांड कितना है। मनी का डिमांड अगर ज़्यादा है तो इंटरेस्ट रेट हाई होगा। तो अगर आपके पास पैसा है और डिमांड ज़्यादा है, कुछ भी है, पैसा तो अलग बात है, कुछ भी है और उसका डिमांड ज़्यादा है और आप उसको इकोनॉमिकली यूज करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप उसको थोड़ा सा जो है जो भी आपका प्रोविज़न था, जो भी आपका इंटरेस्ट था, उससे बढ़ा करके ही देंगे, क्योंकि आपका जो है एक बिजनेस जो है ये कहेगा कि डिमांड इसका ज़्यादा है तो हमें इसमें थोड़ा सा अर्न ज़्यादा कर लेना चाहिए। लेवल ऑफ गवर्नमेंट बारोइंग्स, ये भी फैक्टर है जो इंटरेस्ट रेट को गवर्न करता है। कैसे, मार्केट में अगर गवर्नमेंट बारो कर ले रही है तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है बारो कर ली, तो जो रेस्ट मनी बचा वो थोड़ा सा रह जाएगा, और पब्लिक जो डिमांड करेगी तो फिर इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएगा। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट जो है वो बैंक से बारो नहीं करती है, क्योंकि जो पब्लिक जब डिमांड करने आएगी मनी की तो उनको जो इंटरेस्ट रेट हाई पे करना पड़ेगा। ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी वही है उसका उल्टा, कि अगर मनी का सप्लाई नहीं है और डिमांड ज़्यादा है, या डिमांड फिक्स है बट मनी का सप्लाई नहीं है, तो भी जो है लॉट ऑफ लोग वो चेंज कर रहे हैं फ्यू गुड्स को, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ आपको अधिक पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी इंटरेस्ट रेट जो है उसको गवर्न करता है। तो सप्लाई ऑफ मनी जो है वो इम्पैक्ट करता है इंटरेस्ट रेट को। इन्फ्लेशन रेट, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो इन्फ्लेशन है वो हमारे मनी को, हमारे एसेट की वैल्यू को डिक्रीज करता है। तो अगर इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा होगा तो कोई भी इन्वेस्टर है तो वो इन्वेस्ट करेगा, तो वो चाहेगा कि जो इन्फ्लेशन रेट है उसको एडजस्ट करने के बाद हमें कुछ जो है परसेंटेज मिलना चाहिए। तो बैंक भी अगर आपको लेंड कर रही है
और 6% अगर इन्फ्लेशन रेट है तो 6% के प्लस में ही वो आपको लेंड करेगी, नहीं तो फिर उसका क्या बचेगा। फिर उसको अपने जो उसका एक जो एक्टिविटी है बैंकिंग एक्टिविटी, अपने एम्प्लॉइज़ को कहाँ से देगा, सारे जो है उसके बैंकिंग एक्टिविटी के एक्सपेंसेस हैं वो कहाँ से आएंगे। तो इसलिए जो है इन्फ्लेशन रेट भी जो है लेंडिंग रेट को अफेक्ट करता है, और गवर्नमेंट की और आरबीआई की पॉलिसीज हैं ये भी जो है कुछ हद तक इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट ज़रूर करते हैं। तो ये कुछ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर थे जो इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट था डिमांड फॉर मनी, नेक्स्ट था लेवल ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग्स, थर्ड था सप्लाई ऑफ मनी, फोर्थ था इन्फ्लेशन रेट।